अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन। नाजरीन, मशरक़ वस्ता आलमी सियासत का मरकज़ बन चुका है और कशीदगी का महवर ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई वो मुहाज़राई है जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लेकिन जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को 48 घंटों की संगीन धमकी दी गई थी कि अगर ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो अमरीका ईरानी बिजली घरों को निशाना बनाएगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुमकिन हमले को ना सिर्फ 5 रोज़ के लिए मुअख्खर करने का ऐलान किया बल्कि पहली बार ईरान के साथ मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता तस्दीक भी कर दी है। और ये तस्दीक पहले ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में की गई थी, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की तस्दीक की है। उनकी जानिब से कहा गया कि महकमा जंग को भी ईरान घरों पर हमला करने से रोका गया है, जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता दिनों अच्छी मुस्बत बातचीत हुई है। बातचीत का मकसद मशरक़ वस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। दूसरी जानिब ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के लिए बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत हुई है और ईरान की इंतज़ामिया से गुज़श्ता 2 रोज़ में मशरक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल और हतमी खात्मे के हवाले से बातचीत जारी है, जो हफ्ता भर जारी रहेगी। ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि उन्होंने महकमा जंग को हिदायत दी है कि वो ईरान के बिजली घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर फौजी हमले को 5 दिन के लिए मौखिर कर दें। ताहम शर्त यह है कि जारी मुज़ाकरात में कामयाबी हासिल हो। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात को अगर वसी तर तनाजुर में देखा जाए तो यह महज वक्ती कशीदगी कम करने की कोशिश नहीं बल्कि दोनों फरीकैन की एक स्ट्रेटेजिक आजमाइश भी है। अब ईरान और अमेरिका के दरमियान इस बर्फ को पिघलाने में पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने अमेरिका ईरान के दरमियान साजिशें की, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार अदा किया है। तीनों ममालिक ने अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची से अलग अलग मुज़ाकरात भी किए और इस बातचीत का मकसद मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी लाना। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ट्रंप इंतज़ामिया दबाव की पॉलिसी को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान को अपनी मर्जी की शराइत मानने पर आमादा करना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मुज़ाकरात की तरदीद की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने बयान जारी करते हुए कहा कि जंग अभी भी जारी है, ये दुश्मन की एक और शिकस्त है। सदर ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर नाकाम हो गए। अब दर हकीकत ये तासुर भी उभर रहा है कि अमेरिकी सदर ने मुज़ाकरात की बातचीत जानकर छेड़ी ताकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ सके। और ये हकीकत है कि ट्रंप के इस बयान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी देखने में आई, जो कि $88.34 फी बैरल पर आ गई, जबकि बरतानवी क्रूड ऑयल में भी 10% कमी हुई है, जिसके बाद फी बैरल कीमत $101.49 पर आ चुकी है। अब एक तरफ ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की तरदीद की जा रही है, जबकि अमरीकी सदर इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अगर अमरीकी सदर के दावे को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो माजी के तजुर्बात ये भी बताते हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान मौजूद है। इसीलिए ये मुज़ाकरात जितने अहम हैं उतने ही नाजुक भी हैं। अगर बातचीत किसी अमली पेशरफ्त तक पहुंचती है तो न सिर्फ खित्ते की कशीदगी को कम कर सकती है बल्कि आलमी तवानाई की मंडियों को भी इस्तेकाम दे सकती है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो मौजूदा बहरान दोबारा तेजी से अस्करी तसादुम की तरफ भी जा सकता है। अब बहरहाल देखा जाए तो ट्रंप के ईरान के बिजली घरों पर हमले के मौखिर करने के इस फैसले के पीछे कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह यह समझी जा रही है कि वाशिंगटन शायद फौरी अस्करी तसादुम से गुरेज करना चाहता है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया था कि अगर उसकी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया तो वो अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है, क्योंकि यही रास्ता आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। इसीलिए अमेरिका को खदशा हो सकता है कि फौरी हमला आलमी मईशत में शदीद हलचल पैदा कर देगा और उसके असरात अमेरिका समेत उसके इत्तेहादियों को भी भुगतना पड़ेंगे। दूसरी अहम वजह सिफारती दबाव भी हो सकती है। आमतौर पर ऐसे बड़े बहरान में अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी और खित्ते के दीगर ममालिक फौरी जंग की बजाय कशीदगी कम करने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कि इत्तेहादी ममालिक ने वाशिंगटन को मशवरा दिया हो कि फौजी कार्रवाई की बजाय मजीद सिफारती रास्ते आजमाए जाएं ताकि सूरत हाल मुकम्मल जंग में तब्दील ना हो। तीसरी वजह अस्करी हिकमत अमली भी हो सकती है, क्योंकि किसी बड़े हमले से पहले अमेरिका आमतौर पर खित्ते में अपनी फौजी पोजीशन मजबूत करता है, इत्तेहादियों के साथ मिलाता है और मुमकिन रद्द-ए-अमल का जायजा लेता है। इसीलिए हमला मौखिर करना बाज़ औक़ात कमज़ोरी नहीं बल्कि वक्त हासिल करने की एक स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली भी समझी जाती है। चौथी अहम वजह यह भी हो सकती है कि वाशिंगटन इस बहरान में आलमी रायामा को अपने हक में करना चाहता है। अगर अमेरिका फौरी हमला कर देता है तो उसे जारहाना इक़दाम समझा जा सकता है, लेकिन हमला मौखिर करने से
अमेरिका ये तासुर देने की कोशिश कर सकता है कि वो जंग नहीं बल्कि दबाव के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की तरफ लाकर अपनी मर्जी के नताइज हासिल करना चाहता है। अब ट्रंप ने वक्ती तौर पर बिजली घरों पर हमले को रोक तो दिया, लेकिन ट्रंप की रिवायत रही है कि जो कुछ वो कहते हैं हमेशा उसके उलट ही करते हैं। अब ऐसे में दुनिया की नज़रें इस सवाल पर मरकूज हैं कि आया ये बहरान सिफारती अंदाज में हल होगा या खित्ता एक नए और वसी तर तसादुम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब नाए हुर्मुज़ सिर्फ एक समंदरी रास्ता नहीं बल्कि आलमी तवानाई की शरक तस्वुर किया जाता है जहाँ से दुनिया की एक बड़ी मिकदार में तेल और गैस गुजरती है। इसीलिए जब भी इस रास्ते को बंद होने या इसके ख़तरे में बढ़ने की बात सामने आती है तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी आलमी मैशत इस जद में आ जाती है। अब एक अहम पहलू ये भी है कि इस वक्त अमरीकी सदर के हाथ से मामलात निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इब्तिदा में ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि सख्त बयानात और मुआशी पाबंदियों के जरिए ईरान को दबाव में लाया जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऐसा महसूस होता है कि यह हिकमत अमली मतलूबा नताइज नहीं दे सकी। ईरान ना सिर्फ दबाव बर्दाश्त कर रहा है बल्कि इस दबाव का जवाब भी दे रहा है। यही वजह है कि अब वाशिंगटन में भी सवाल उठने लगा, आया ट्रंप इंतजामिया ने ईरान पर हमले के मामले में दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई थी या नहीं। इसी बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए अब ट्रंप को अपने इत्तेहादी याद आने लगे। अमेरिका जो इब्तिदा में ये तासुर दे रहा था कि वो तनहा भी इस बहरान को संभाल सकता है, अब उसे एहसास हो रहा है कि इस मामले में बैनुल अक़वामी हिमायत ज़रूरी है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट भी अपने इत्तेहादियों से उम्मीदें वाबस्ता करती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के इत्तेहादी खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर उस्मान वड़ाइश साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के बिजली घरों पर जो मुमकिन हमला था उसको 5 दिन के लिए मौखिर कर दिया गया है। आप इसे सिफारती पेशरफ्त समझते हैं या कि ये वक्ती हिकमत अमली हो सकती है? बहुत बड़ी डिसेप्शन है मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए। और याद रखें, अभी कुछ देर पहले जो ईरानी वजारत खारजा है उसने इसकी मुकम्मल तरदीद की है कि इस नोयत के कोई मुज़ाकरात जो है वो बैक चैनल के थ्रू नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है स्मोक स्क्रीन के तौर पर इसे इस्तेमाल करके टाइम बाय करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी दी हुई डेडलाइन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:44 पर सुबह के वक्त ख़त्म हो जाएगी। तो ईरानी जो है वो इसको अच्छी तरह समझते हैं, उनका पास्ट एक्सपीरियंस है 12 जून के हवाले से, जब छठा दौर था मुज़ाकरात का, उन्हें अटैक अपना किया गया उन पे। और इसी तरह चौथा मुज़ाकराती दौर जो था जनीवा में हमने देखा, उसके बाद जिस तरीके से 28 फरवरी को स्ट्राइक लॉन्च की गई है। तो मुझे लगता है ईरानियन जो है मुकम्मल तौर पे चुकन्ना है, वो तैयार है किसी भी ऐसे मुमकिन हमले के लिए। और दूसरी तरफ जैसे आपने निशानदेही की कि नो डाउट आर्मी जो मार्केट है उसके अंदर फील गुड फैक्टर हमें नज़र आया कि उनकी इस ट्वीट के बाद जिस तरीके से $10 जो है वो कीमत नीचे चली गई है ब्रेंट क्रूड की, तो एक वो फैक्टर भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो कल जिस तरीके से हमने देखा कि डिमोना जो कि उनका सदन शहर है इजराइल का, जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाउस करता है, उसको निशाना बनाया गया। तो ईरान ने एक तरीके से बड़ा पिक एंड मैसेज वहाँ के ऊपर भेजा है कि आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी भी हमारे निशाने पे है। और याद रखें उनके इंटरसेप्टर उस तरह काम नहीं कर रहे। तो एक दुनिया में ये भी पॉलिटिकल कमेंटेटर राय दे रहे हैं कि शायद उसकी बड़ी रीज़न ये है कि ईरान को रोका जा रहा है कि आप इसराइल को निशाना ना बनाएं, क्योंकि एरो 3 के हवाले से अमेरिकन जो पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रहे हैं कि वो एयर के अंदर फिजा के अंदर मिज़ल को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पिछले चंद दिनों से देखा गया कि ईरानी मिज़ल्स जो हैं वो हाइफा तेल अवीव के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे नज़र आए हैं। इसका मतलब है एरो 3 जुज़वी तौर पे मफलूज हो चुका है, जबकि ज़मीनी जो ग्राउंड अपना हवाले से न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर गई है डेविड स्लिंग की और आयरन डोम की है। तो मेरे ख्याल में ये दो जो शहर हैं डिमोना और एरट के ऊपर जो स्ट्राइक हुई है जिसमें 186 लोग जख्मी है, जिसमें काफ़ी हलाकतों की इतलात हैं, तो ये हो सकता है कि ईरान को पोटेंशली तौर के ऊपर रोका जा रहा हो कि अब मजीद जो है इस तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले कहने का मतलब ये है कि ये जो जंग इसराइल के कहने पे शुरू की थी अमेरिका ने, अब चूंकि इसराइल को इससे खतरा पैदा हो रहा है और ये खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसराइल के कहने पे ही अब इस तरह की बातें की जा रही हैं। जी डेफिनेटली इस वक्त की सूरत हाल जो है हमारे सामने है, बल्कि कल जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान है कि इससे भयानक रात जो है वो हमने नहीं देखी है। और याद रखें ये स्ट्रेटेजिक नोयत के शहर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनसे मुतल्लिक तस्वुर किया जाता है कि डिमोना के अंदर परिंदा भी जो है ना वो पर नहीं मार सकता। तो ऐसे तस्वुर के बीच के अंदर ईरानी मिज़ल जो हैं जो कि
200-300 किलोग्राम जो पे लोड है उसके साथ वॉर हेड के साथ अटैक करे, और जिस तरीके से ज़मीन हिल गई है वहाँ के ऊपर है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और डेफिनेटली तीसरा फैक्टर भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है कि खलीजी रियासतों ने जो है प्रेशराइज किया हो, या प्रेशराइज तो वो नहीं कर सकते जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात नहीं सुनी और उसके बावजूद वॉर को, अनजस्ट वॉर को वेज कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वहाँ के ऊपर ये भी इंप्रेशन है कि अगर अब वॉर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे तो इरानियन हमारे डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स को हिट कर सकते हैं। हमारी पहले ही फूड सिक्योरिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 90% जो उनका फूड है वो आता है इसी तरीके से वो इंपोर्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम अलग है। और अगर आप हमारी वाटर सप्लाई जो हिट करेंगे उन प्लांट्स को है, अगर ईरान हिट करता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप याद रखें इस वक्त खाई और कुएं के दरमियान है, क्योंकि ईरान की सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अभी तक अमेरिका अच्छा न्यूट्रलाइज उस्मान साहब, आप समझते हैं कि खलीजी ममालिक अगर इस तरह की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से कि हमें ये नुकसान हो सकते हैं, तो आप इस जंग को थोड़ा सा बैक हो जाएं और इस जंग को रोकें, तो वो बात सुनेंगे? क्योंकि हमने माजी में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से वही करते हैं जो उनका अपना मन करता है, जो उनका दिल करता है, या कि जो स्टाइल कहता है। तो खलीजी ममालिक क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए? जी याद रखिए, खलीजी रियासतों ने पिछले साल जो मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा किया था, 3400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का प्लेज किया हुआ उन्होंने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, एआई टेक्नोलॉजी के अंदर, चिप कंडक्टर के अंदर। तो सिलिकॉन वैली के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से जितने बिलियंस ऑफ डॉलर का वहाँ पे नुकसान हो चुका हुआ है, उसके बाद वो बैक ऑफ कर रहे हैं उस अपने मुआहदों से, उन प्लेज से। तो याद रखें, इसमें समझने की आपको ज़रूरत है 1973 के अंदर जो तवानाई का एक बहरान आया था, जो कि ऑयल एम्बार्गो के नाम से इसे याद किया जाता है मशरक़ी वस्ता की तरफ से, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप जो है पेट्रो डॉलर के अंदर जो है तेल जो है सप्लाई करेंगे दुनिया को, जो बिलियंस ऑफ डॉलर आपके पास आएंगे उसके नतीजे में वो आप अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर पोर करेंगे। तो अब वहाँ के ऊपर जो सूरत हाल है वो तो टोटल चोक हो चुकी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का इसका नुकसान हो रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसको थोड़ा मजीद आगे लेके जाते हैं तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो विन विन सिचुएशन है। और याद रखें, ईरान ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसके ऊपर वो स्टैंड नहीं करते। उनकी जितनी स्टेटमेंट आप वजारत खारजा की देख लें, जहां जहां उन्होंने स्ट्राइक की बात की, बाद में कंफर्मेशन हुई, ऐसा मतलब ये चीज़ उसी तरह से कंफर्म थी है। तो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ईरानियों पे कोई इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है। वहाँ पे रजीम मुकम्मल इंटैक्ट है। रियासती ढांचे ने मुकम्मल तौर पर बताया कि 47 साल के अंदर उसने अपने आप को इतना मजबूत किया है कि मिस कैलकुलेशन की और ये अनकैलिब्रेटेड स्ट्राइक थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, ना प्लान ए था और ना ही कोई कंटिजेंसी का प्लान बी है। और याद रखें, आबनाए हुर्मुज़ अभी भी उनके कंट्रोल में है। अगर अमेरिका आता है तो चेक कर लें कि इंश्योरेंस की जो प्राइसेस हैं वो 600 गुना बढ़ चुकी हैं, प्रीमियम लग गया उसके ऊपर है। जहाज की अच्छा, कीमत अब दाए से हुर्मुज़ पे उस्मान साहब हम आएंगे। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की, तो ईरान की जानिब से इससे पहले मुज़ाकरात की जब बात होती रही है तो वो खुलकर इज़हार करते रहे हैं कि अगर आप जंग चाहते हैं तो हम जंग करेंगे, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करेंगे। लेकिन इस दफ़ा ईरान का मौक़िफ़ ये है कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम मुज़ाकरात नहीं अभी कर रहे हैं, ना इस हवाले से कोई अमेरिका से बातचीत हुई है। तो ईरान तो इसकी तरदीद कर रहा है, जब अमेरिका की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि ईरान तो इसमें शमूलियत उसकी है ही नहीं? उसकी वजह यही है, तकरीबन चौथे वीक के अंदर वार इस वक्त दाखिल हो चुकी है और हम देखते हैं ना सीज़ फायर का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ना ही मुज़ाकरात की बात करें। याद रखें, कैटेगोरिकली मसूद पज़ेश्कियान का 4 दिन पहले का ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि हर सूरत में अमेरिका को मिलिट्री बेसिस यहाँ से लपेटनी पड़ेंगी और एग्जिट करना पड़ेगा मशरक़ वस्ता से। ये पहली उनकी शर्त थी। दूसरा, उन्होंने कहा रेपरेशन, जो हक़ तलाफ़ी है वो जो हमारा नुकसान हुआ है उसको पूरा करें। और थर्ड ये है कि हमें बाइंडिंग फर्म गारंटी चाहिए कि मुस्तकबिल में इस नौयत की जो है जारहियत नहीं होगी। वो अच्छी तरह समझते हैं ये 6 से 8 महीने का पैटर्न है जो, और ईरान को तोड़ने के लिए इजराइल यहाँ के ऊपर मौजूद है। वो हर सूरत में डिसमेंटल करना चाहते हैं। और अगर थोड़ा सा इसे जूम आउट करें तो आपको समझ आती है कि किस तरह से नियम शहर जो है वो इलात बंदरगाह के करीब है। तो एक तरह से इजराइल चाहता है कि ये आबनाए हुर्मुज़ का क्राइसिस जो है इस हद तक बढ़ जाए कि वो दुनिया को बता दें कि हम पाइपलाइन के थ्रू जो है सऊदी अरब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और गज़ा के करीब जो उनका एक हमेशा से प्लान है कि वहाँ से बेन गुरियन जो एक कैनाल गुजारनी है, तो वो उसके थ्रू यूरोप के साथ कनेक्ट करके एक इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी यूरोप की तरजीह होनी चाहिए। तो एक पैरेलल रूट जो है ये भी बहुत बड़ा एंगल है इस वॉर के अंदर है। दूसरा, ग्रेटर इसराइल को लेके रीजन में एक ही जो ताकत है जो उसको रोके हुए है वो है ईरान। तो ईरान
ईरान की जो कैपेबिलिटी है, उसने जिस तरीके से सरप्राइज किया इसराइल को और अमेरिका को और खलीजी रियासतों को। याद रखें, खलीजी रियासतें टारगेट रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। जब उनके डाटा सेंटर्स की कंसंट्रेशन ईरान के निशाने के ऊपर है, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स ईरान के निशाने पे हैं, गैस एंड ऑयल फील्ड्स ईरान के निशाने पे हैं, ट्रांजिट हब वहां के ऊपर, अच्छा, लाइफ सेविंग ड्रग उस्मान भी साहब, अवेलेबल जो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ है उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जो मुआहिदा था उसके जो नकात थे उस पर इत्तेफाक हो चुका है। इससे पहले वो 12 कह चुके हैं कि हमने जो एटमी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया है। तो ऐसे कौन से नकात हो सकते हैं अब मज़ीद इस गुफ्तगू में कि जिस पे डोनाल्ड ट्रंप कहें कि इत्तेफाक हो गया? मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की कोई स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी नहीं, मैंने आपको बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप की ऊपर पैथोलॉजिकल लॉयर एंड डोनाल्ड ट्रंप है, और ये अमेरिका के पॉलिटिक्स में लोगों को पता है और इरानियन अच्छी तरह समझते हैं। और याद रखें, इस वक्त इरानियन जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर है, इसलिए बार्गेनिंग लेवरेज जो है वो ईरान का कहीं ज्यादा है, और ईरान इस वक्त वॉर में से नहीं निकलना चाहेगा। ये अमेरिका को फेस सेविंग देने वाली बात है। एक ऐसे वक्त के अंदर जब अमेरिका के 15 तैयारे गिर चुके हुए हैं, उनके F-35 को हिट किया गया, F-15 3 गिरे कुवैत के अंदर, 5 उनके जो हैं वो सऊदी अरेबिया के अंदर उनको निशाना बनाया गया, एक इराक में गिरा, और अभी खबरें आ रही है इसराइल का F-16 जो है उसको भी ईरान ने हिट किया है। और फिर उनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जिससे तैरता हुआ किला तस्वुर किया जाता था, जिस तरीके से उसमें आग लगी और अभी वो साइप्रस की तरफ रवान दवा है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर एक और बड़ी रीज़न भी समझ आ सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि जो उनका ट्रिपोली फ्लिटेला जो उन्होंने वहाँ से मनूवर किया जापान से, और अलॉन्ग विद मरीन एक्सपीडिशनरी का जो स्पेशल यूनिट है 2000 मरीन्स के साथ, वो जो है जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसको क्रॉस कर चुका है। तो अमेरिका जो है नो डाउट बूट्स ऑन ग्राउंड की जो एक बात की जा रही थी, कोई बैद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप उसका इस्तेमाल करें, और जो स्पेशल वो यूनिट आ रहा है उसके थ्रू जो है हार्क रीजन के ऊपर अपना कोशिश करें पाँव रखने की। लेकिन अगर वो ये भयानक गलती करते हैं आबनाए हुर्मस के साहिली पट्टी के ऊपर, याद रखें खलीज फारस की सबसे बड़ी साहिली पट्टी जो है वो इरानियंस के हाथ के अंदर है। अगर हम देखें तो खलीज फारस के साथ वो तकरीबन जो है 2200 किलोमीटर की पट्टी उनके पास है, और 2440 किलोमीटर की उनकी जो खलीज ओमान के साथ लगती है। तो मेरे ख्याल में ये पूरे का पूरा रीजन जो है, आप इसे बड़ा मिजल के तौर पर तस्वुर करें। अगर अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ पे बूट रखते हैं किसी सूरत में अपना हुर्मस को खोलने के लिए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा डिजास्टर नहीं होगा, और ये ईरान से ज्यादा वियतनाम की जमीन पर पाँव रखने के और उस्मान साहब, अगर बेकाम सवाल जो कि पूरी दुनिया की नज़रें इस पर हैं अपनाए हुर्मस के हवाले से, और स्पेशली पाकिस्तान जो इससे ज़्यादा मुतासर भी हो रहा है कि अगर अपनाए हुर्मस ईरान बंद रखता है तो इसके आलमी मंडियों पर क्या असरात होंगे दूरस, और ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं ये कहाँ तक जा सकती हैं? ये डेफिनेटली जिस तरह आपने बात की कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $110 पहले 120 पे गया, उसके बाद 91 पे है, और फिर ये फ्लक्चुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक अनार्किक सिचुएशन क्रिएट कर रही है, वोलेटाइल है बड़े हालात। अभी जो जुमे को मार्केट बंद हुई थी उसके अंदर आप देख लें, जापान, जनूबी कोरिया, शंघाई, हांगकॉन्ग, ये सारी मार्केट्स जो हैं तकरीबन 5 से 6%, 2% जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने में आई, काफ़ी हद तक ये सुकड़ गई। और उसके अलावा याद रखें, आप नाए हुर्मस से सिर्फ गैस और ऑयल नहीं गुजरता, डाटा केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स जो है खलीजी रियासतों की गुजरती हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ वो यूरिया फर्टिलाइज़र जो है दुनिया का 30% यहाँ से गुजरता है। दुनिया में कल्टीवेशन सीजन के हवाले से जो यूरिया चाहिए वो अवेलेबल नहीं, जिसकी वजह से दुनिया में खाद की कीमतें 300 गुना बढ़ चुकी हैं। तो एक अनाज का भी बड़ा बहरान जो है दैट इज़ वेरी मच इन द पिक्चर, अगर ये लिंगर ऑन करता है यहाँ पे मसला। तो ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अमेरिका उसे देखने में नाकाम नजर आया, उन्हें लगा डीकैपिटेशन की स्ट्रेटजी की वजह से कोई लेवरेज मिल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इरानियन ने बड़ा अच्छे तरीके से वेपनाइज किया है इस अब नाए हुर्मस को हम देखते हैं। तो डाउन द लाइन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ईरान किसी सूरत के अंदर आबनाए हुर्मस के ऊपर अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता, क्योंकि इसी की वजह से दुनिया की ग्लोबल मार्केट को वो चोक करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आप देखें 48% से ऊपर गैस की कीमतें चली गई हुई हैं, और जब ये उन्होंने कतर के गैस फील्ड को हिट किया है तो उसके बाद ये कीमतें जो हैं 70% तक जाने का इम्कान। बिल्कुल, आबनाए हुर्मस ही वो वाहिद एक चीज़ है जिस पर ईरान प्रेशर डाल सकता है, और ये प्रेशर सिर्फ अमेरिका या इसराइल पर नहीं होगा, पर होगा ये प्रेशर। उस्मान वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
मौशी एतबार से देखा जाए तो अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए एक बड़ा धचका साबित हो सकती है। आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा इस समंदरी रास्ते पर इंहिसार करता है। अगर ये रास्ता मुकम्मल बंद हो जाता है तो न सिर्फ तवानाई की तरसील मुतासिर होगी बल्कि आलमी सप्लाई चेन भी शदीद दबाव में आ जाएगी। इसका नतीजा ये निकल सकता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में महंगाई की नई लहर पैदा हो जाएगी, स्टॉक मार्केट्स में अदम इस्तेकाम बढ़ जाएगा और कई मईशतें सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान वाकई अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देता है तो ट्रंप के पास उसे खुलवाने के लिए क्या ऑप्शन मौजूद हैं। नजरियाती तौर पर अमेरिका के पास फौजी ताकत का इस्तेमाल एक बड़ा ऑप्शन है। अमेरिका अपनी बहरिया के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर सूरत हाल मजीद बिगड़ती है तो कुछ माहिरीन के मुताबिक अमेरिका ज़मीनी फौज भेजने के इम्कानात पर भी गौर कर सकता है। लेकिन अमली तौर पर यह ऑप्शन इंतहाई पेचीदा और ख़तरनाक है। तकनीकी और जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसकी जोग्राफियाई साख्त भी दिफाई एतबार से मबजूत समझी जाती है। ईरान के पास मिसाइल और बहरी दिफाई निज़ाम का ऐसा नेटवर्क मौजूद है जो खलीज फारिस में अमरीकी बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा बन सकता है। दूसरी जानिब इसराइल इस वक्त लिबनान के मुहाज पर भी मसरूफ़ है और उसकी फ़ौजी सलाहियतें भी बैक वक्त कई मुहाजों पर महदूद हो सकती हैं। ऐसे में अगर अमरीका ईरान के खिलाफ ज़मीनी ऑप्शन शुरू करता है तो इसके कामयाबी के इम्कानात बहुत पेचीदा हो सकते हैं। इसी वजह से अमरीका के अंदर भी ज़मीनी फ़ौज भेजने के हवाले से शदीद मुखालफत पाई जाती है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मियां आमिर रज़ाक साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। आमिर रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अबनाए हुर्मुज़ गले की हड्डी बन चुकी है, ना उगली जाती है ना निकली जाती है। क्या ऑप्शन मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास? जी, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करता है ना तो वर्ल्ड वाइज देखें, यूरोपियन ने इनसे कट ऑफ कर दी है। कोई जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी उन्होंने कट ऑफ कर दिया है और जो इन्होंने अपने अंदर ये सोचा था कि मैं एक किसी मुल्क के सदर को मैं उठा के ले आऊँगा और मेरा पूरी दुनिया में एक नाम जागर हो जाएगा। इसमें नो डाउट कि हम वो एक ताकत के नशे में कोई भी इंसान होता है ना, उसको अपने पर बहुत बड़ा नाज होता है कि मैं हर एक छोटे बंदे को दबा लूँगा। लेकिन अल्लाह का ये करना हो गया कि इस बंदे की जो अंदरूनी साख्त है ना वो कमज़ोर हो चुकी है इसके ही मुल्क के अंदर। और सेकेंडली जो अभी आपने कहा कि ज़मीनी टैग कर ले, मैं कह ये ज़मीनी भी ये खलाई शटल से भी अपना वो वार करेगा ना तो इंशाल्लाह इसको नाकामी होगी। ठीक है कि नहीं? जो बंदा खुद अपने एडवाइज़र से एडवाइस नहीं ले सकता, अपने मशीरों से एडवाइस नहीं ले सकता, अपने माइंड से चलता है, तो जाहिर है कि एक दुनिया की ताकतवर इंसान अब वो रहम की अपील मांग रहा है दुनिया से, और वो भी टेक्निकली अंदाज से, कि ना कि एक रिक्वेस्ट करेगी। अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं मियां आमिर रज़ाक साहब। जिस तरह आपने कहा कि अब रहम की अपील मांगी जा रही है, ईरान की जानिब से तरदीद की गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान राज़ी है मुज़ाकरात के लिए, 5 दिन का वक्त भी दिया गया है। तो आखिर ये वजह यही हो सकती है कि अब वो इस जंग से निकलना चाहते हैं तो कोई ना कोई वजह ढूंढ रहे हैं। हालांकि ईरान की जानिब से तो साफ कह दिया गया है हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं चल रही। जी, अभी इसकी आप स्टेटमेंट अभी दी स्ट्रीट लाइव जनरल वेबसाइट पे आप देखेंगे, सारा मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये एक प्रोपोगंडे हैं और जो एक मुशाफरत होती है ना, जाहिर है कि पूरी दुनिया का एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक सब्जेक्ट होता है कि पूरी दुनिया में लोगों की कोऑर्डिनेशन होती है, अक़वाम मुत्तहिदा है। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे ताकतवर इंसान है, कमज़ोर इंसान है, वो अपना एक आके समझौते का तो हर पहलू, हर जगह पे भी, हर दुनिया के हर खिते में एक समझौता तो हर बंदा उसको एग्री करेगा कि ये कोई भी दुनिया का ताकतवर इंसान है, कमज़ोर इंसान है, वो कहेगा यार ये बड़ी दूर की जंग, ये देखिए ये आलमी जंग है और यहाँ पे ये नहीं है कि ये एक खिते की हद तक है, ये पूरी दुनिया में। देखिए ना, अभी मैं जिस मुल्क में रह रहा हूँ वो कनाडा और अमेरिका तकरीबन एक ही हैं, और अब देखें इनका, अब तेल का माशरी हालात से आपको पता है ऑयल से ही सारा सिस्टम चलता है, और ऑयल्स अब यहाँ पे तकरीबन राउंड बोट अभी 20 सेंट कम है, तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में अगर मैं इसको अकाउंट करता हूँ ना तो तकरीबन 400 रुपीस पाकिस्तानी बन रहे हैं यहाँ पे। और यकीन करें कि यहाँ पे माली बुहरान इस तरह हो रहा है कि एक इससे पहले, वार से पहले टैरिफ लगा हुआ था कि जो दुनिया में चाइना में लगा लें,
कनाडा में लगा लें, पूरी दुनिया में टैरिफ की बिना पे इन पब्लिक को, मुल्कों को ब्लैकमेलिंग के एक वो बनाया गया कि मैं तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। लोगों ने वो भी समझौता किया, कोई बात नहीं यार, होने दें, दे देंगे, वहां पे बोझ पड़ेगा ये। अब ये जो इन्होंने जातियात पे किया है और एक छोटी से मुल्क की खातर, बजाय एक आपका बड़ा नाम है, बैठ के सिटिंग करने हो भी गया है, इसको आप कॉम्प्रोमाइज की तरफ ले आए। लेकिन अभी आपने कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब का बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर देखा हुआ है कि वो अपनी ज़हनी तौर पे करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। अच्छा आमिर रज़ाक साहब, आप ग्राउंड रियलिटी बता रहे थे वहाँ की, तो इस जंग को लेकर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अमरीकी हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहे हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा कि अफगानिस्तान और इराक की जो जंगों के तजुर्बात हैं, अभी तक अमरीकी सियासत और मुआशरे पर असरअंदाज हो रहे हैं। जो अमेरिका की पब्लिक है ना, वो वहां पे सड़कों पे निकल आई है और वहां पे यही हो रहा है कि अभी जो इनके अभी इलेक्शंस का उन्होंने कर रहे हैं कि वहां पे में भी हो सके कि दुनिया की जो उनका एक प्रेशर था ना अवाम का, वो अभी अब इस इलेक्शन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपको उसका नतीजा सामने आ जाएगा। ये चंद महीनों के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि क्या पोजीशन है। और जो अभी आपने कहा है कि अवाम इतनी सड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये तो पहले होता ना कि इन्होंने कहा था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी पॉलिसियां हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं किस तरह क्या हो गया कि हम एक दुनिया में एक ताकतवर इंसान और दुनिया का आखिरी कमजोर तरीन इंसान बन रहे हैं। अच्छा ये कहिएगा कि मुज़ाकरात जो अमेरिका कह रहा है हो रहे हैं और ईरान कह रहा है नहीं हो रहे, अभी जो करंट सिचुएशन है या इन फ्यूचर मुज़ाकरात होते हैं तो तीन अहम मुल्क हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र। इन मुज़ाकरात में क्या इन तीनों मुल्कों का रोल हो सकता है या इन फ्यूचर हम देखें तो ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको सबसे बड़ी ये खबर देना चाहता हूँ, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस टाइम जो रिसर्चर हैं, रिसर्चिंग कर रहे हैं, और ये अल्लाह की मेहरबानी से हम पे बहुत बड़ा एक अल्लाह का करम है कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो पाक फौज पाकिस्तान है और हमारे जो फौज के सरबराह हैं, और इस टाइम पूरी आलमी दुनिया में ये पाकिस्तान एक सेफ कंट्री डिक्लेयर हो गई है। ये हमारे फौज पाकिस्तान को पूरी दुनिया का एक सरप्राइज मिल गया है। पूरी दुनिया ने ये कह दिया कि इस टाइम पूरे खित्ते में अगर सेफ कंट्री पूरी दुनिया में वो हमारे पाकिस्तान है, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फौज पाकिस्तान को। अच्छा, आप समझते हैं अबलाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमेरिका के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? जो ऑप्शन है वो शायद वो अवेल करना नहीं चाहता, हुकूमती प्रेशर है, वहाँ के लोगों का प्रेशर है, इसीलिए ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, या कि कोई ऑप्शन मौजूद है अमेरिका के लिए अबलाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए सिवाय मुज़ाकरात के? अभी आपने बड़ा प्यारा कहा है, इसमें जो तुर्की रोल कर रहा है पाकिस्तान करेगा, और मिस्र की मूवमेंट्स चल रही हैं। होपफुली कि ये जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अगर ये कंटिन्यू करते हैं तो ये समझ लें कि मेरे भाई पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा, कि ये आलमी जंग से भी बहुत बहरान होगा कि अब यहाँ पे जो रेशो हो रही है यूरोप में, ये कनाडा और अदर्स कंट्रीज जो नियर है, मैक्सिको है, और जो भी साइड पे कंट्रीज हैं, यकीन करें कि फूड की लोगों ने ये इतला देगी कि प्लीज इसको स्टॉल करने, ये ना हो कि ये बहुत बड़ा, जाहिर है कि किसी दुनिया में आपने जो सफर करना है वो तेल के बगैर नहीं है ना, खाना पीना अनाज अगर आपका महंगे दाम हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे लोगों के अंदर क्या क्राइसिस चल रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे जिसे कहते हैं कि बहरान हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, ऑयल आना बंद हो जाएगा, जो समुद्री हमारे रास्ते हैं बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, और जाहिर है कि इसका जो फायदा आप बेहतर जानते हैं कि किन कंट्रीज को मिल रहा है। और असल में ये जंग जिसे कहते हैं ना, एक शो बनाया गया था और वो लोग फायदा ले रहे हैं इसके अंदर, और ये सारा जो फायदा होगा ये रशिया का ही होगा।
अच्छा, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक गुमान किया गया था कि जो उनके इत्तेहादी हैं वो इस जंग में उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हकीकत इसके बरक्स निकली। जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि तेल की बंदी से पैदा होते हैं और वो मुल्क फिर सफ़र भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश थी कि वो सपोर्ट करें इस जंग में। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक बंदा प्लान घर बैठे बनाता है ना। देखिए ना, जो आप एक बादशाह होता है, अपने एडवाइजरों से मशवरे लेता है, अपने वजीरों से लेता है, अपने जो सरकारी अदारे होते हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो जो बंदा कहे कि मैंने इसको डिसीजन जो लास्ट और फर्स्ट है मैंने ही करना है, तो फिर जाहिर है कि पॉलिसीज जो होती है ना, वो कोई भी मुल्क है वो एक एसओपी के तहत ही चलता है, चाहे दुनिया में कोई भी मुल्क है। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो उस मौजूदा सूरत हाल में उसकी वायलेशन करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी कायनात के ऊपर निजाम वो खुद ताकतवर इंसान बनाना चाहता है, कि जो कि इस तरह नहीं बिल्कुल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि ईरान की जानिब तक तरदीद की गई है। अब ये वक्त बताएगा कि ये मुज़ाकरात हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मियाँ आमिर रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली हमेशा एक बड़ी अवामी बहस को जन्म देती है, क्योंकि ईंधन न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि मईशत के तकरीबन हर शोबे से जुड़ा हुआ है। अब हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से हाई ऑक्टेन पेट्रोल पर फ़ी लीटर 200 रुपये लीवी बढ़ाने के फैसले ने भी इसी तरह की बहस को जन्म दिया है। इस इजाफे के बाद हाई ऑक्टेन पर लेवी मजमूई तौर पर तकरीबन 300 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है, और ये बाज़ मकामात पर इससे ईंधन की कीमत 530 रुपये फ़ी लीटर से भी ज़्यादा बताई जा रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये इक़दाम बुनियादी तौर पर उन लोगों को मद्देनजर रखकर किया गया जो महंगी और ताकतवर गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस फैसले के मुआशी और समाजी असरात पर भी मुख्तलिफ जावियों से बात की जा रही है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाई ऑक्टेन पेट्रोल दरअसल होता क्या है। हाई ऑक्टेन ऐसा पेट्रोल होता है जिसकी ऑक्टेन रेटिंग आम पेट्रोल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ऑक्टेन रेटिंग दरअसल इस बात का पैमाना है कि पेट्रोल इंजन के अंदर चलते वक्त कितनी बेहतर कारकर्दगी दिखाता है और इंजन में होने वाले गैर ज़रूरी धमाकों या झटकों को किस हद तक कम करता है। जदीद और ज़्यादा ताकतवर इंजन अमूमन ऐसे ईंधन की ज़रूरत रखते हैं जिसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा हो, क्योंकि इससे इंजन की कारकर्दगी बेहतर रहती है और गाड़ी ज़्यादा हमवार अंदाज में चलती है। इसी वजह से हाई ऑक्टेन पेट्रोल आमतौर पर महंगी, जदीद और हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादा लोग छोटी या दरमियाने दर्जे की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जिसमें आम पेट्रोल बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तनाजुर में देखा जाए तो इस ईंधन की कीमत में इजाफे का बराह रास्त असर ज़्यादातर उन अफराद पर पड़ेगा जो लग्जरी या ताकतवर गाड़ियां रखते हैं। यही वो नुक्ता है जिसे हुकूमत इस फैसले की बुनियाद करार दे रही है कि इस इक़दाम के जरिए माली बोझ निस्बतन ज़्यादा वसाइल रखने वाले तबके पर मुंतकिल किया जाए। लेकिन मुआशी मामलात में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक शोबे में कीमतों में इजाफा बिलाखिर वसी तर मईशत पर असर डाल देता है। गो के हुकूमती एलामिये में कहा गया कि इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हवाई जहाज़ों के किराए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन माहिरीन इस पहलू पर नज़र रखे हुए हैं कि मजमू ईंधन की कीमतों का रुझान किस सिमत में जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजने में अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। जैसा कि हर साल की तरह इस मरतबा भी क्रिकेट शायकीन को एक बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इंतजार था, लेकिन टूर्नामेंट के आगाज़ से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अहम ऐलान सामने आया। इस ऐलान के मुताबिक PSL के मैचेस लाहौर में शायकीन के बगैर खेले जाएंगे। इसके साथ साथ टूर्नामेंट की रिवायती इफ्तिताही तकरीब भी मनसूख कर दी गई है। अब अगर इस फैसले के वसी तनाजुर में देखा जाए तो ये इकदाम कई हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहली बात कि टूर्नामेंट का इनेकाद बदस्तूर जारी रहेगा और क्रिकेट सरगर्मियाँ मुतासर नहीं होंगी। इसी तरह न सिर्फ शायकीन को टेलीविज़न और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान की इस लीग का तसलसल भी बरकरार रहेगा। दूसरी बात यह कि जब हार गैर यकीनी हो तो बड़े पैमाने पर इवेंट का इनेकाद इजाफी खर्चात और इंतजामी दबाव का सबब बन सकता है। फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।